नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 10 विषय हिंदी को लेकर इस वीडियो में उपस्थित रही हूँ। मित्रों, हमारी हिंदी की किताब जो क्षितिज भाग 2 उसमें मैंने आपको आगे के वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी, जिसके अंदर विषय सूची के बारे में और कवि परिचय के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी थी। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं अपने चैप्टर 1 पाठ 1 जो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी उसके लेखक हैं, तो उसकी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूँगी। मित्रों, हमारा गद्यकांड का ये पहला चैप्टर था स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, जिनके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो विषय क्रम के अनुसार इस चैप्टर का नंबर है 10। तो स्वयं प्रकाश के इस चैप्टर में, इस कहानी में बहुत ही अच्छा देशभक्ति का और देश प्रेम किस तरह जागृत होता है लोगों के अंदर, उस बारे में जानकारी दी है, या तो उस बात पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो आज इस चैप्टर की चर्चा मैं करूँगी। आशा रखती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। मित्रों, यहाँ स्वयं प्रकाश जी जो हैं अपने चैप्टर नंबर 10 के लेखक, उनके बारे में मैं आपको ये सारी जानकारी दे चुकी हूँ। इस नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश भी मैंने आपको बताया है कि देश सिर्फ इंसानों से नहीं बनता है, या तो चारों ओर जो सीमाएं हैं उससे घिरे भूभाग को देश नहीं कहा जाता है। देश किसे कहा जाता है कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, तो उन सब की सुरक्षा करने वाले, उन सब की देखभाल करने वाले, उन सबको प्रेम करने वाले लोगों से देश बनता है। तो मित्रों, ये सभी चीज़ों की जानकारी इस कहानी का जो सारांश है वो मेरे आगे की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो मित्रों, आज मैं इस पाठ की चर्चा करूँगी। तो ये हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा। तो पाठ की शुरुआत करते हैं कि यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि मुख्य पात्र के रूप में यहाँ कैप्टन चश्मे वाला जो है वो एक मुख्य पात्र के रूप में है, जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो हालदार साहब भी यहाँ पर एक मुख्य पात्र के तौर पर ही हैं। तो हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और एक पान वाला जो है, ये 3 पात्र जो है वो इस कहानी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। तो ऐसा कस्बा यानी कि एक मोहल्ले जैसा था कि जहाँ पक्के मकान कह सके ऐसा नहीं था। वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो यहाँ पर हालदार साहब जो है हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरने का रहता था। तो वो कस्बा कैसा था, तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, परंतु उसे पक्का मकान भी ना कहा जा सके, ऐसा वो कस्बा था। पर वैसे कुछ मकान उस कस्बे के अंदर पक्के थे और वहाँ उसे बाज़ार कहा जा सके, ऐसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो मित्रों, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि कस्बे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी। तो कस्बे के अंदर मित्रों, यहाँ से आपको शुरू करना है कि कस्बे में एक बाज़ार, कस्बे के अंदर लड़कों का एक अलग स्कूल था और लड़कियों का अलग स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर यानी थिएटर, और एक ठो नगर पालिका यानी कि एक नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ काम वहाँ किया करती थी। तो आगे नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। कबूतरों की छतरी यानी एक खंभा जैसा खड़ा करके उस पर छत डाल दी जाती है, जिस पर सिर्फ कबूतर ही नहीं अन्य पक्षी भी उस पर दाना पानी ले सकते हैं। तो कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो यहाँ पर एक प्रश्न मुख्य बनता है जो ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहती है कि नगर पालिका थी तो कौन कौन से काम करती थी। तो नगर पालिका के ये जितने भी काम हैं वो सारे काम आपको याद रखने हैं कि नगर पालिका थी तो क्या करती थी। तो कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो ये सारे काम आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनाविधि ऊहापोह यानी कि कुछ न कुछ तूफान जैसा हुआ होगा, और चिट्ठी पत्री यानी कि जो पत्र भेजते हैं नगर पालिका को ये चीज़ बनवानी है कि नहीं बनवानी है, तो ऐसी चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनाविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, यानी कि वहाँ सिर्फ 2 ही स्कूल थे पूरे कस्बे में, जिसमें एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। तो इतना सारा होने के बाद, यानी कि कहीं अनुमान लगे होंगे, कहीं बजट ज़्यादा होगा कि लोगों के पास इतना पैसा ना हो, तो इसी तरह काफ़ी ऊहापोह यानी कि धमाल होने के बाद इस मूर्ति को बनाने की अनुमति दी होगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, यानी जिसे अच्छा ड्राइंग करना आता हो, तो इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यही काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति जो थी संगमरमर की थी, सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कोट के दूसरे बटन तक यानी कि आधा शरीर उनका जो था नेताजी का, आधे शरीर तक वो मूर्ति बनी हुई थी। कि ज़्यादातर हम चौराहे पर देखते हैं कि कोई ना कोई नेता की मूर्ति रखी हो तो शायद पूरी ना हो तो वो आधे शरीर तक बनी हुई रहती है। तो इसी तरह मूर्ति कितनी बड़ी थी, तो 2 फुट तक ऊंची थी। तो टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। ज़्यादातर नेताजी का जो पोशाक था वो क्या था, कोट और पैंट, यानी कि एक फ़ौजी वर्दी में वो ज़्यादातर रहा करते थे। मूर्ति को देखते ही कौन से सूत्र याद आते थे, तो नेताजी ने जो हमें सूत्र दिए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये 2 सूत्र उनको देखते ही तुरंत मन में ख्याल आते थे, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ ही कसर थी जो देखते ही खटकती थी, तो वो कौन सी चीज़ थी। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि पूरी मूर्ति जो थी ऊपर से नीचे तक एकदम देखने लायक और देखते ही नेताजी के सूत्र याद आ जाए उस तरह की थी, परंतु मूर्ति में एक खामी थी और वही चीज़ जो थी वो खटकती रहती थी अक्सर। तो वो कौन सी चीज़ थी, तो केवल एक ही चीज़ कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था। यानी पूरी मूर्ति किस पत्थर से बनी थी, तो संगमरमर से बनी थी। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। तो मूर्ति जो थी वो संगमरमर से बनी थी, परंतु नेताजी का चश्मा जो था वो संगमरमर का नहीं था। तो यानी चश्मा तो उनकी आंखों पर लगा था, पर कैसा, जो डुप्लीकेट हम तुम जैसे लोग पहनते हैं नॉर्मली चश्मा, ऐसा चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा हुआ था। तो आगे देखते हैं कि यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था।
हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो ज़्यादातर हमने आगे देखा कि हालदार साहब जो थे हर 15वें दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे कि जहाँ एक पक्का मकान भी नहीं था, पर नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। तो जब पहली बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे और उस मूर्ति को देखा और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी कि एकदम आश्चर्य की नज़र से देखने लगे कि अरे वाह, ये मूर्ति ऐसे तो कैसी है, कौन है जिसने यहाँ पर ये मूर्ति बनवा दी। यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी कस्बे के जितने भी नागरिक हैं, कस्बे में रहने वाले लोग, उनका यह जो निर्णय है चौराहे पर मूर्ति लगवाने का, बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, यानी कि मूर्ति किस तरह बनी है, किस रंग की है, किस तरह का उसका कद या आकार है, उसका महत्व नहीं है, परंतु मूर्ति रखी है और उस पर चश्मा पहनाया है, उसकी उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी कि देशभक्ति अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कहे कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए या तो कचरा पेटी में डालना चाहिए, तो वो हमारा मजाक बना देता है। क्यों? तो आजकल लोग देशभक्ति को एक मजाक बनाकर रखा गया है। तो यहाँ पर हालदार साहब यह सोचते हैं अपने मन के अंदर कि मूर्ति का रंग रूप या उसका आकार है, उसका जो कद है वो महत्व नहीं रखता, परंतु उसकी जो बनाने की भावना है वो महत्वपूर्ण है। वरना आज कोई भी इंसान देशभक्ति के पीछे इतना अपना योगदान देने को तैयार नहीं है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो वो कौन सा अंतर दिखाई देता है, तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सब जो मूर्ति में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या अंतर आते हैं, वो आपको याद रखने हैं। और कैप्टन चश्मे वाले से हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं कि जब दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले जो चश्मा था, किस प्रकार के चश्मे यहाँ मूर्ति पर पहनाए गए थे, तो सभी चश्मों के आकार आपको याद रखने हैं। तो पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो पहली बार जब हालदार साहब ने मूर्ति पर देखा तब किस तरह का चश्मा लगा हुआ था, तो आपको याद रखना है यहाँ कि पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब जो है वो किस तरह का था, तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा कि यह ऐसा कौन इंसान है कि जो चश्मे रोज बदलता रहता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। पहली बार जब उन्होंने देखा तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, दूसरी बार देखा तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था और तीसरी बार देखा तो कुछ नया ही चश्मा था। तो हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। चौराहा यानी चार राहों का जो समूह, राहे का जो समूह होता है उसे कहते हैं चौराहा। ये आपको समास के रूप में परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में या तो हमारी स्कूल की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा जा सकता है कि चौराहा यानी कि कौन सा समास है, तो चार राहों का समूह, तो जिसे द्विगु समास भी कहते हैं। आगे पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दूरदर्शनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। जिस दुकान पर वो पान खाते थे तो वहाँ पान वाला उसके सामने ही था, मूर्ति के सामने ही उसकी दुकान थी। तो हालदार साहब से जब नहीं रहा गया तो उसने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। मित्रों, यहाँ पान वाले का जो पूरा चरित्र है कि पान वाला दिखने में कैसा था उसका पूरा वर्णन कीजिए। तो यहाँ पान वाले का जो पूरा चरित्र दिया हुआ है
पान वाले का जो पूरा चरित्र यहाँ दिया हुआ है, तो वो पूरा चरित्र आपको याद रखना है कि पान वाला दिखने में कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में आपको जानकारी संक्षिप्त में देनी होगी। तो वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद जो थी वह थिरकी, यानी उसका पेट जो था वो भारी था, जिसके कारण वो हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो जब हवलदार साहब ने उससे प्रश्न पूछा कि ये सारी कारीगरी कौन करता है जो रोज़ चश्मे बदलता रहता है, तो पान वाले ने अपनी कुछ हरकतें बताकर बाद में क्या कहा कि कैप्टन चश्मे वाला ये काम करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने उसे समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी यहाँ इस स्लाइड में आप ना समझे हो तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? कोई गिराक आया। गिराक यानी कोई ग्राहक अगर चश्मे वाले के पास, कैप्टन चश्मे वाले के पास कोई ग्राहक आता है और उसे कहता है कि मुझे चौकोर चश्मा चाहिए, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा चाहिए, तो अब बाजू में जो मूर्ति है नेताजी के ऊपर लगी हुई, तो उस पर चौकोर मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ है। तो अब जो चश्मे वाला है, कैप्टन चश्मे वाला, वो चश्मा किधर से लाएगा? यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? यानी कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो वो क्या करेगा? मूर्ति पर जो चश्मा लगा है उसे उतार कर वो ग्राहक को दे देगा और अपने पास से चश्मा जो है वो क्या करेगा? मूर्ति पर लगा देगा। तो इस वजह से नेताजी के ऊपर जो चश्मा है वो रोज़ क्या होता है? चेंजेस होता रहता है, बदलता रहता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। यानी अगर वो चाहता तो मूर्ति को चश्मे बिना भी रख सकता था, पर उसके अंदर एक प्रकार की देशभक्ति है कि नहीं, नेता की जिस तरह की उसकी जो आकार है वो आकार बदलना चाहिए नहीं। तो इसी तरह बल्कि आहत करती है, मानो यहाँ देखा है कि बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बारे में नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, आप कुछ न कुछ समझ रहे होंगे कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो अपने अंदर एक देशभक्ति की भावना रखता है कि जब भी उसके पास कोई ग्राहक आता है और नेताजी को देखता है कि नेताजी ने जिस तरह का चश्मा पहना है उसी तरह का चश्मा ग्राहक को चाहिए, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है? नेताजी से क्षमा मांगते हुए वो क्या करता है? नेताजी से चश्मा उतारता है और ग्राहक को दे देता है और नेताजी पर दूसरा चश्मा चढ़ा देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा मुंह पान में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़ उसने नीचे पिक थूकी। पिक यानी जो थूक था उसे थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी जो स्कूल का वहाँ इकलौती हाई स्कूल का जो ड्राइंग मास्टर था इकलौता, उसने सारी मूर्ति परफेक्ट यानी पूरी अच्छी तरह से बना दी, पर वो चश्मा बनाना भूल गया। तो इसी तरह पान वाले ने क्या कहा कि जो मास्टर जो था वो चश्मा बनाना भूल गया। तो मित्रों, यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं इस पार्ट की, इस कहानी की चर्चा को
यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और 1 से 2 बार तक इस चैप्टर को पढ़े। छोटे छोटे प्रश्न जो मैंने अभी बीच में बताए हैं उन प्रश्नों को याद रखें और ना हो तो अपनी कॉपी में लिखना रखें, तो जिससे आपको परीक्षा के दौरान काफ़ी समय याद रखने के लिए एक अच्छा मौका रहे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आभार।